हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेन चैनल केम होराइजन। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स काइनेटिक्स का मतलब पता है? काइनेटिक्स का मतलब है मोशन। जैसे हम कोई गाड़ी चलती है, उसकी स्पीड नापते हैं। स्पीड जब नापे तो कैसे नापते हैं? एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वही होता है उसकी स्पीड एक गाड़ी की। तो ये तो हो गया बड़े माइक्रोस्कोपिक, बड़े बड़े मोलिकुल, बड़े बड़े पार्टिकल्स, इनकी काइनेटिक्स। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को नापते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को। तो स्पीड, इसका मतलब क्या है? एक डेफिनेट, एक यूनिट टाइम इंटरवल पे कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, या फिर कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, इसी को हम बोलते हैं एक रिएक्शन की स्पीड। तो हमें पता कैसे चलेगा? इसका पढ़ने का जो मोटिव है ये है बस बेसिकली कि एक रिएक्शन चलती है तो हमने उसको लगा दिया, कब खत्म होगा, कितने टाइम में खत्म होगा, कितने टाइम में आधा होगा, कितने टाइम में 75% होगा, ये सब तो देखना होता है ना। पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन कैसे खत्म होगा? तो रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी करने का मतलब है रिएक्शन की स्पीड को। काइनेटिक्स मतलब इसे मोशन से रिलेटेड कुछ होगा, मोशन। तो जब मोशन से रिलेटेड कुछ होगा तो मतलब स्पीड देखना पड़ेगा। स्पीड देखेंगे तो हमें एक डेफिनेट फिक्स्ड टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। तो वो यूनिट टाइम इंटरवल हम लेते हैं बेसिकली। जो स्पीड भी लेते हैं तो यूनिट टाइम इंटरवल लेते हैं, जैसे पर आवर हो गया। जैसे यहाँ पे भी पर सेकंड लेते हैं, पर आवर भी ले सकते हैं। एक फिक्स टाइम इंटरवल में कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, और या फिर कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। इसी की बेसिस में हम एक अंदाजा लगाते हैं कि रिएक्शन जब से स्टार्ट हुआ है, कब खत्म हुआ, कब आधा होगा, कब 75% होगा, कब 25% खत्म होगा, और पूरा कंप्लीट कब हो जाएगा। ये सब अंदाजा लगा सकते हैं, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द स्पीड, और स्पीड को हम यहाँ पे बोलते हैं रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ये हो गया डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मींस यहाँ पे स्पीड, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स। तो हम एक रिएक्शन की, एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कैसे मापेंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे? मेजर करने के लिए हमें एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। जब लेना पड़ेगा तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट यानी कि स्पीड। रेट, तो ये जो रेट है रिएक्शन की, ये जो रेट यानी कि स्पीड है, इसको मापने की दो तरीके होते हैं। या तो हम प्रोडक्ट की बेसिस पे माप सकते हैं, या फिर रिएक्शन की बेसिस पे माप सकते हैं। सपोज कोई भी रिएक्शन हो गया, जैसे ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो समझ लो कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में, ऐसे देखो, एट टी इक्वल टू 0, टी मतलब टाइम। सपोज टाइम जब इनिशियल स्टेज में हम थे, टाइम 0 पे रिएक्टेंट देते 100% था, 100% था। इसकी 100% क्या होता है? इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको मान लो ए लेते हैं हम।
ए। तो जब इनिशियल हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो प्रोडक्ट कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था, कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो प्रोडक्ट कुछ भी मतलब क्या है, इसकी कंसंट्रेशन जीरो होगी, प्रोडक्ट की जीरो होगी। तो प्रोडक्ट की जीरो होगी अगर आफ्टर सम टाइम टी इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मान लो कि ए से ए जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उससे कुछ कम हो गया। कितना कम हुआ, मान लो ए माइनस एक्स हो गया। तो जब ए माइनस एक्स होगा, एक्स अमाउंट तो कम हो गया। तो जब एक्स अमाउंट कम हुआ तो वही एक्स अमाउंट प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा होगा तो इसी को हम बोलते हैं, इसी पे एक्स अमाउंट फॉर्मेशन हो गया। कितने टाइम पे, एट टाइम टी। इनिशियल टाइम पे ये ए था और ये जीरो था। एट टाइम टी, आफ्टर सम टाइम टी पास हो गया, जब यहाँ पे ए से कुछ कम हो गया, ए माइनस एक्स हो गया, और जितने अमाउंट कम हुआ वही यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो टाइम इंटरवल है, ये जो टाइम इंटरवल है क्या है ना, टी इजिकल टू जीरो से लेके टी इजिकल टू टी तक, टी इजिकल टू टी तक। तो ये जो टाइम इंटरवल पे कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट थे इनिशियली और कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बच गए, इसी की बेसिस पे हम रेट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे T2 माइनस T1 ये हो गया टाइम इंटरवल, और ये जो रिएक्टेंट था ए ये हो गया इसकी कंसंट्रेशन कितना हुआ माइनस कितना था, है ना। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये या तो ऐसे रिएक्टेंट के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं, या फिर हम देखेंगे कि इनिशियली हमारा कितना प्रोडक्ट था और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कितने प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। उसको जब डिवाइड कर देंगे, उसकी रेशियो ले लेंगे तो हम आ जाएगा रेट, आ जाएगा रिएक्शन की रेट। तो दो तरह की हो गया, एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हुए, या फिर एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों ही हमें रिएक्शन के रेट को बताते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है जब हम एक रिएक्टेंट के बेसिस पर रेट को लेते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन को लेते हैं, तो सिंस ये रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, ये कंज्यूम हो गया ना, इनिशियली ए था तो फाइनली ए से कुछ कम हो गया। तो जब ये हो गया ना, ये इनिशियली क्या था, इसको ए नॉट ले लेते हैं और इसको ए टी। ए नॉट मतलब एट टाइम टी इजिकल टू जीरो, ए टी मतलब एट टाइम टी इजिकल टू टी। तो ये सेकंड कंसंट्रेशन हुआ है, ये फाइनल कंसंट्रेशन हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब लाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं देखते हैं, इसको लेते हैं माइनस ऑफ ए टी माइनस ए नॉट। ये क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पे हम क्या लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं रेशियो, नीचे लेते हैं T2 माइनस T1। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक डेफिनेट टाइम इंटरवल हमें मिल गया और इसकी जो चेंज हुआ, ये चेंज तो नेगेटिव आया, एक नेगेटिव आया, और इसीलिए हम नेगेटिव साइन लिए ताकि ओवरऑल जो रेट है, ओवरऑल जो स्पीड है वो पॉजिटिव है। आपने कभी देखा है कि एक कार -30 किलोमीटर पर आवर पर स्पीड पे जाते हुए, ऐसा तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। कोई भी स्पीड नेगेटिव में नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी स्पीड हो, कोई ट्रेन हो, कोई साइकिल हो, कोई भी, वो नेगेटिव स्पीड थोड़ी ना होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव होगा, इसकी जो चेंज है ये ऑलरेडी नेगेटिव है। चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए हम जब रिएक्टेंट की बेसिस पे स्पीड कैलकुलेट और रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो एक नेगेटिव साइन लेना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। इसलिए हम इसको नेगेटिव लेते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके ओवरऑल जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो पॉजिटिव हो जाए। सही है।
तो ये ले सकते हैं। या फिर जब हम प्रोडक्ट की बेसिस पे रेट ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोडक्ट बेसिस पे तो इसकी जो चेंज है वो इनिशियली कम था, आफ्टर सम टाइम टी कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड जो फाइनल कंसंट्रेशन ना प्रोडक्ट की वो तो ज्यादा होता है ना, बाय द फ्लो ऑफ टाइम वो बढ़ता जाता है। जीरो था, यहाँ पे एक्स हुआ, तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जब पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब रिएक्टेंट यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन को हम जब प्रोडक्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे लेंगे? मान लो ये जो जीरो था, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये था पीनट्स एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर सम टाइम t प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गया pt सपोज, तो इसकी चेंज क्या हुआ? इसकी चेंज हुआ pt माइनस पीनट। ये pt माइनस पीनट पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव हुआ, तो यहां पे जब रेट को हम कैलकुलेट करेंगे, रेट क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल टू pt माइनस पीनट डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, क्योंकि ये ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब पॉजिटिव होगा तो हमें नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं। रिएक्टेंट सिंस कंज्यूम हो रहा था, इसीलिए हम रेट को यहाँ पे नेगेटिव ले रहे थे ताकि ओवरऑल रेट पॉजिटिव आ सके। लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो इसकी जो चेंज है ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब रिएक्टेंट के बेसिस पे हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट केस पे कोई नेगेटिव साइन नहीं रहेगा। कितना क्लियर हो गया? तो ये तो हमने समझा कि रिएक्शन की रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक रिएक्टेंट के बेसिस पे, एक प्रोडक्ट के बेसिस पे। और ठीक है, जब हम रिएक्टेंट की बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट आर, तो माइनस डी आर बाई डेल आर बाई डेल टी। डेल मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम इंटरवल। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लेंगे तो हमें रेट कैसे मिलेगा? डेल पी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, एक टाइम इंटरवल पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे नेगेटिव हुआ, ताकि ओवरऑल द रेट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव हो सके। समझ में? अच्छा, जब एक मान लो आप बाइक से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो अपने एक घंटे में 30 to 40 सपोज 50 किलोमीटर, मान लो 50 किलोमीटर पहुंच गए, एक घंटे में 50 किलोमीटर पहुंच गए। तो एक घंटे में जो 50 किलोमीटर पहुंचे, तो जब पहुंचने के बाद जब कोई भी आपको देखेगा, पूछेगा कि एक घंटे में 50 किलोमीटर कैसे पहुंच गए, तो अंदाजा लगाया होगा कि इसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आया होगा। ऑब्वियसली आया होगा, ऐसे अंदाजा लगाएगा कि 50 किलोमीटर एक घंटे में पहुंच गया, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड पे आया होगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है? जब कोई गाड़ी चलाता है ना, एक गाड़ी में एक ओडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर बोलते हैं इसको, स्पीडोमीटर ओडोमीटर जो भी है, तो वो क्या दिखाता है? एक इंस्टेंट टाइम पे गाड़ी की स्पीड दिखाता है। तो जब कोई एक घंटा ट्रैवल करके आया है
तो क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट रही होगी कंसीडरिंग द ट्रैफिक? रही होगी? नहीं रही होगी। हर एक मिनट पे उसकी स्पीड थोड़ा बहुत चेंज होता होगा। लेकिन जब 1 घंटे में वो इतने किलोमीटर पहुंच गया ना, तो एवरेज ले लेते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं, तो इसकी स्पीड को हम बोल देते हैं कि 50 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच गया, तो इसका मतलब 50 किलोमीटर पर आवर पे आ गया। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गया। लेकिन ये जो स्पीड है, ये क्या एक एब्सोल्यूट स्पीड है? एक एब्सोल्यूट स्पीड है। सपोज 11 बजे कोई निकला था, 12 बजे पहुंच गया, 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आया। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, हमने अंदाजा लगाया कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आया होगा। जब 11:30 पे हमने उसको पूछा कि 11:30 एग्जैक्ट टाइम पे तुम्हारे बाइक पे या फिर कार पे स्पीड क्या दिखा रहा था? कोई डेफिनेट स्पीड होगा, वो जरूरी नहीं कि 50 किलोमीटर पर आवर होगा। थ्रू आउट द टाइम यहां से शुरू हुआ और यहां आया, 11 बजे निकला, 12 बजे पहुंच गया, सही है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हुआ ये 50 किलोमीटर। लेकिन जब 11:30 हो रहा था, 11:30, हमने उसको पूछा कि तुम्हारे स्पीड कितना था? उसने बोला कि 11:30 पे मेरा 55 था। फिर बोला कि 11:45 पे कितना था? उसने बोला कि 51 था। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक आइडिया होने के लिए कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की डिफरेंस को, एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, एक इससे घुसने से पहले एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या होता है। तो जब 11:15 11:15 पे देखा तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि 48 49 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर मिनट पे उसका स्पीड चेंज होता रहता है। जब वो पहुंच जाता है, हम सारे स्पीड को मिला के एक एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है, जब एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पे जब हम लेते हैं, देखते हैं स्पीड को, तो हम क्या करते हैं, हर एक मिनट पे जो छोटा छोटा स्पीड होता है ना, उसी को मिला के एक एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड वही होता है जिस पर्टिकुलर सेकंड पे आप मीटर को देखो, स्पीडोमीटर की तरफ, वहां पे जो भी स्पीड दिखा रहा है वही होगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड? and इंस्टेंटेनियस रेट। समझ में आया? एवरी मिनट पे जो इंस्टेंट टाइम पे जो स्पीड होगा वही होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन जब ओवरऑल टाइम पीरियड पर हम एवरेज ले लेंगे तो इसको होगा एवरेज स्पीड। ठीक है। ये अब सोचो कि ये मैं क्या बना रहा हूं। कोई बात नहीं, सब समझ में आ जाएगा। देखो ये ग्राफ है, सिंपली बेसिक से समझा रहा हूं। ये ग्राफ है, यहाँ पे हम टाइम टी को एक्स एक्सिस पे लिया और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको वाई एक्सिस पे लिया। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट टाइम हो गया। तो जब टाइम आगे चलता गया तो रिएक्टेंट जो होता है वो उसकी जो कंसंट्रेशन से पहले ज्यादा होता था,
तो जब टाइम चलेगा आगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है ना, रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होते जाता है। तो इसीलिए ऐसा ग्राफ आया। और ये जो कम होता है स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियल भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये डिपेंड करता है रिएक्शन की रेट ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेट लाइन पे कंज्यूम होगा या फिर एक्सपोनेंशियल पे कंज्यूम होगा। वो आगे हम देखेंगे, अभी मत सोचो उसके बारे में। तो जैसे जैसे टाइम आगे जाए, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होता गया। तो हमने इसकी स्पीड कैलकुलेट करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये हो गया टाइम t2, ये हो गया टाइम t1। सही है। ये हो गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1, ये हो गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2। तो जब टाइम t1 से t2 तक गए, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन था वो R1 से R2 तक आया, मतलब डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे जब हमें एवरेज, और ये देखो ये है पाथ t1 से t2 तक, ये है टोटल पाथ। सही है। तो यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट है, t1 और t2 के बीच में छोटा छोटा पॉइंट है। हर एक पॉइंट पे क्या रिएक्शन की स्पीड सेम होगी? नहीं होगी। हमें यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पर स्पीड ऑफ द रिएक्शन निकालना है। t1 और t2 के बीच में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितना कंज्यूम हुआ, कितना कम हुआ, इसी को हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज रेट। ये सब छोटा छोटा पॉइंट होता है ना, ये सब छोटा छोटा पॉइंट होता है। तो हर एक एवरी सेकेंड t1 और t2 के बीच में, t1 और t2 जो टाइम है, इनके टाइम के बीच में एवरी सेकेंड रिएक्शन की जो स्पीड, रिएक्शन की जो रेट है वो चेंज होता रहता है। तो इसी का एवरेज जब ले लेंगे तो t1 और t2 के बीच में जो ओवरऑल स्पीड है, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो आ जाएगा। एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस ऑफ R2 माइनस R1। माइनस क्यों लिया? क्योंकि रिएक्टेंट के बेसिस पे है, और R2 माइनस R1 यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होता रहता है। डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ये हमारा आ गया क्या, एवरेज रेट। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होता, तो कैसे करते? यहीं पे दिखा रहा हूं। देखो, सपोज हमें इस वाले पॉइंट पे निकालना है, इसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें निकालना है क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम हो गया एक टाइम t, मान लो ये टाइम t। इस पर्टिकुलर टाइम पे मान लो ये हो गया R, इसका जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन हो गया वो R हो गया। तो जब इसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो, तो यहाँ पे तो कोई लॉन्ग इंटरवल नहीं है ना, t1 t2 ऐसा कुछ नहीं है, और R1 R2 ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें इस पॉइंट के
टैंजेंट ले लेंगे, एक टैंजेंट, सही है, एक टैंजेंट ले लेंगे, टैंजेंट लेंगे। तो जब टैंजेंट लेंगे, ये हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या हुई, आर, और यहाँ पे टाइम क्या हुआ, टी। तो जब हम इंस्टेंटेनियस रेट को निकालेंगे तो हमें एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमल चेंज इन द टाइम लेना होता है, और एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमल वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेना होता है। तो आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब छोटा से वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं वेरी स्मॉल चेंज। जैसे x1 और x2 ये दोनों वैल्यू हो गए, ये हो गया डेल x, ठीक है। अगर ये कोई लार्ज चेंज हुआ, x1 और x2 के बीच में कोई लार्ज डिफरेंस हुआ तो इसकी जो चेंज होगा x1 और x2 में, इसको हम डेल x लेंगे, ये लार्ज क्वांटिटी। और अगर वेरी स्मॉल चेंज हुआ तो हम लेते हैं dx। तो ऐसे ही यहाँ पे जो स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी 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 स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ वेरी स्मॉल चेंज इन द टाइम, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा ना, माइनस dr/dt। ये हो गया हमारा रेट, क्या रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, माइनस dr/dt, माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, माइनस dr/dt। और याद रखना ये r जो है ये कंसंट्रेशन है या फिर एक्टिविटी है, जो भी है कंसंट्रेशन है। वैसे तो ये दोनों थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन एक्टिविटी और कंसंट्रेशन, लेकिन हम यहाँ को जनरली सेम मान के चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे क्या लिया हमने, छोटा सा। और ये टेंजेंट में क्या होता है, टेंजेंट tan थीटा होता है ना, ये टेंजेंट tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे tan थीटा पे क्या होता है, p/b, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। इज इक्वल टू tan थीटा, टेंजेंट tan थीटा होता है, tan थीटा मतलब p/b, दिस बाय दिस, इधर रेशियो होता है, ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट, सही है। ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में। रेट को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देखो, जब भी हम एक रेट लेते हैं, जब भी हम एक स्पीड लेते हैं, या तो पर सेकंड लेते हैं या फिर पर आवर लेते हैं, यानी कि क्या है, एक यूनिट टाइम इंटरवल पे लेते हैं, तो जब रेट, इसी तरह जब रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगे तो एक यूनिट कंसंट्रेशन पे लोगे, एक यूनिट कंसंट्रेशन पे कितने चेंज हुआ, इसी को लेंगे। तो जब एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मान लो A of A plus B of B gives rise to C of C and D of D। ये छोटा A B C D क्या है, इसके कोफिशिएंट है, जैसे HCl H2 plus
2O2। क्या हुआ ये टू क्या हुआ, ये टू क्या हुआ, ये टू टू मोल हुआ। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। 2 मोल हुआ, ये 1 मोल हुआ, और ये 2 मोल हुआ। ये जो कोफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट हो गया ये सब A, B, C एंड D। तो ये जो डिफरेंशियल रेट हमने देखा dr/dt माइनस dr/dt इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में देखा, पिछले वाले जो ट्रायंगल बना के लिए थे, तो इसी को हम अगर इसी रिएक्शन में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे, जो ओवरऑल रेट आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर A के बेसिस पे रिएक्टेंट A के बेसिस पे अगर रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना हो, तो रिएक्टेंट A के बेसिस पे अगर रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, माइनस dA/dt, dA की कंसंट्रेशन बाई dt। सही है, ये होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे A जो है वो 1 मोल नहीं है, वो 1 मोल नहीं है, वो A मोल है, A नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो रेट हमने निकाला ये 1 मोल के लिए निकाला, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन जो है, रिएक्शन पे हमारा A जो है 1 मोल नहीं है ना, 1 मोल नहीं है, तो यहाँ पे A मोल है। तो सिंस ये A मोल है, लेकिन हमें जब रिएक्शन की रेट निकालना हो तो 1 मोल के लिए निकालना होता है, 1 मोल के लिए निकालना होता है, 1 मोल के लिए निकालना है। लेकिन यहाँ पे A मोल है तो हम A को डिवाइड कर देते हैं, A को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1/A डिवाइड कर देते हैं। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/A d ऑफ A बाई dt। तो ये आ जाएगा A की बेसिस पे रिएक्शन के रेट। सिमिलरली अगर B की बेसिस पे आया तो माइनस 1/B d ऑफ B बाई dt, क्योंकि यहाँ पे B मोल है, B मोल है मतलब हमें 1 मोल करना है, तो B को डिवाइड कर देते हैं। इतना सही है। लेकिन जब प्रोडक्ट बेसिस पे करेंगे तो क्या हम माइनस साइन देंगे, यहाँ पे माइनस साइन देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सो वी डोंट हैव टू पुट माइनस साइन हियर। तो ये जो रेट हो गया, अगेन ये अगर प्रोडक्ट की बेसिस पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे 1/C हो जाएगा d ऑफ C बाई dt, ठीक है। और अगर ये d के बेसिस पे लिखेंगे तो 1/D d ऑफ D बाई dt। तो ये हो गया डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे रिएक्शन की जो रेट होता है, इंस्टेंटेनियस रेट, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका। अगर कोई कोफिशिएंट हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, और रिएक्टेंट हो तो नेगेटिव साइन लगाना, प्रोडक्ट हो तो पॉजिटिव साइन लगाना। लेकिन कोफिशिएंट अगर 1 होता तो यहाँ पे कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1 को डिवाइड करोगे तो वही आएगा। लेकिन अगर कुछ कोफिशिएंट है तो इसको डिवाइड करो ताकि रिएक्शन की रेट जो है वो 1 मोल पे आ जाए। सही है, ठीक है। एक रिएक्शन ए की जो रेट है हमने माइनस dA/dt लेना था, और ये 1 मोल के लिए निकालना था, लेकिन यहाँ पे A मोल था इसलिए हमने A को डिवाइड किया, यहाँ पे B मोल था इसलिए हमने को B से डिवाइड किया, और सेम गो ऑन। ये हो गया एक्सप्रेशन। एक और बात ये था, हमने यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट किया, इसलिए हमने कोफिशिएंट को डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें रेट ऑफ द रिएक्शन 1 मोल पे चाहिए था, 1 मोल पे चाहिए था। लेकिन जब हम यहाँ पे पूछेंगे
कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होता है। जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बताएंगे जब रेट ऑफ फॉर्मेशन बताएंगे तो जितने नंबर ऑफ मोल यहाँ पे दिया हुआ है उतने नंबर ऑफ मोल के लिए ही निकालेंगे, यानी कि कोई कोएफिशिएंट को डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये तो हो गया रिएक्शन की रेट के एक्सप्रेशन। अगर रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना हो, नहीं सॉरी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ निकालना हो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। सही है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी। माइनस क्यों, सॉरी फॉर्मेशन बोल रहा हूं, ये कंजम्पशन होता है। ए एंड बी जो होता है वो रिएक्टेंट होता है ना, ये कंज्यूम होता है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। सही से ध्यान से देखो, यहाँ पे हम ए को डिवाइड नहीं किया, कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेशन पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, रेट ऑफ कंजम्पशन पूछ रहा है। रेट ऑफ कंजम्पशन पूछेगा तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेंगे। जब रेट ऑफ द रिएक्शन पूछेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन दो अलग चीज होता है, दो अलग चीज होता है। जब रेट ऑफ द रिएक्शन पूछता है तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बेसिस पर जो कैलकुलेट करते हैं वो 1 मोल के लिए करते हैं। जितने मोल दिया होगा उतने को डिवाइड कर देंगे, किसके लिए, रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए। लेकिन जब रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है तो हम यहाँ पे जितने मोल दिए हैं ना उसी के लिए निकालेंगे। तो इसलिए हमें कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी माइनस डी बी बाई डी टी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी हो जाएगा डी सी बाई डी टी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, डी डी बाई डी टी। इतना सही है। तो ये हो गया रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन और कंजप्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। टेक्निक के लिए लिख देता हूं, एक ट्रिक के लिए। जब रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा हो तो कोएफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन और कंजप्शन पूछा हो तो कोई भी कोएफिशिएंट डिवाइड करना नहीं पड़ता। कितना क्लियर है। बस यहाँ तक यहीं पे इसको रोकते हैं और अगले वाले क्लास में हम पढ़ेंगे रेट लॉ और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम अरेनस इक्वेशन पे चले जाएंगे। सही है, तो इसको यहाँ पे रखते, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।